हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे आसपास तो कोरोना के चलते बहुत सारी चीज़ें चल रही है। हमें अपने माइंड को उस चीज़ों से अलग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। हमारी पास्ट की जो मेहनत है और जो हमारे प्रेजेंट का टाइम है, हमें उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। और हमें घर पे रह के अपने जो भी कार्य है, जो भी वर्क है, आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ाई कीजिए, या जो भी वर्क है आप घर में रह के वो काम कीजिए। ठीक है। सो टुडेज टॉपिक है मेरा वर्केबिलिटी। देखिए, जो भी चीजें आईएएस कोड में दी होती है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, वर्केबिलिटी जो है आईएएस कोड के चैप्टर 7 और पेज नंबर 17 में दिया गया है। ये फील्ड में भी परफॉर्म होता है, इसका अलग ही इंपॉर्टेंस है फील्ड में। और एक्चुअल में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें बनती है वो इसी वर्केबिलिटी पे डिपेंड करती है। इसे हम रियल में फील करके पढ़ना चाहिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर सपोज आप एज अ क्वालिटी इंजीनियर आगे वर्क करते हैं तो आपको इस ऑल टेस्ट के बारे में, कंक्रीट से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं उसके बारे में पता ही होना चाहिए, क्योंकि एज अ क्वालिटी इंजीनियर ये फील्ड में परफॉर्म होने वाला टेस्ट है। अभी वर्केबिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है आप इसे आगे समझिए। ओके, इसके नाम में ही छिपा हुआ है वर्क और एबिलिटी। तो वर्क करने की एबिलिटी किसकी? कंक्रीट की। ये जो टेस्ट है वो फ्रेश कंक्रीट में परफॉर्म होता है। इससे पहले मैंने टॉपिक कवर किया है, वो टेस्ट थे वो हार्ड एंड कंक्रीट पे परफॉर्म होता है, वो एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट थे। ओके, सो वर्क और एबिलिटी, ठीक है। इतना आसान नहीं होता कंक्रीट को प्लेस करना, मिक्स करना, देन कॉम्पैक्ट करना, फिर फिनिश करना। अगर उसकी वर्केबिलिटी लो है तो इजिली कंक्रीट से हम वर्क नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्टी होती है। अगर हम कंक्रीट को वर्केबल बना भी लेते हैं, अगर हम उसमें थोड़ा ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो ऐड कर देते हैं तो वर्केबल तो बन जाएगा, लेकिन उससे जो दिक्कत आएगी ये कि हमें अच्छी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी। हमारा जो भी परफॉर्मेंस है उस स्ट्रक्चर का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। ओके, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो वर्केबिलिटी होती है वो इन सब ये जो नीचे दिए गए हैं 5 टेस्ट, इसके थ्रू निकाली जाती है। ये स्लम्प टेस्ट है, बहुत कॉमन टेस्ट है, फील्ड में होता है। कॉम्पैक्शन टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है, ये फील्ड में पॉसिबल नहीं है, इसे हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। फिर बीबू कंसिस्टोमीटर है, इसे भी हम लाइब्रेरी में परफॉर्म करते हैं। फ्लो टेबल टेस्ट है, कैलिबॉल टेस्ट है। ओके, आइए हम आगे डिस्कशन करते हैं स्लम्प टेस्ट के बारे में। उससे पहले मैं बताती हूँ कुछ आपको हमारे वर्केबिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। ये आईएएस कोड में दिया, मैंने आपको इससे पहले ही बोला है, जो चीजें आईएएस कोड में दी होती है प्रैक्टिकली वो चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन आपको ये एज अ सिविल इंजीनियर और एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिंपल टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए हम बात करते हैं। देखिए, मैं इन मतलब वर्केबिलिटी, इसके ऑब्जेक्टिव को समझाने के लिए रोड कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल लेती हूँ। अगर हमारी वर्केबिलिटी कंक्रीट की अच्छी रही तभी हम प्रॉपर कंक्रीट को स्लोप दे पाएंगे, उससे हमें ड्रेनेज इशू नहीं होगा, उसके अलाइनमेंट को देने में कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो उसका प्रॉपर शेप में बना पाएंगे। अदरवाइज उसकी जो एज है वो उतनी स्मूथ नहीं बन पाएगी, उसके एजेस में थोड़े थोड़े कंक्रीट का डिस्टॉर्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं किसकी बात कर रही हूँ? रोड की जो एजेस होती है उसकी बात कर रही हूँ। तो प्रॉपर शेप देने के लिए, अलाइनमेंट के लिए वर्केबिलिटी के थ्रू ही हम समझ पाएंगे कि हमारा जो कंक्रीट है वो सही है या नहीं है। फिर बात आती है स्मूथनेस की। ठीक है, हम कंक्रीट की वर्केबिलिटी टेस्ट करके ही बता सकते हैं कि हमारा जो कंक्रीट है वो स्मूथली अपना जो वर्केबल फॉर्म है
ठीक है, मतलब प्रॉपर हम उसे प्लेस कर पाएंगे नहीं, कंसोलिडेट कर पाएंगे कि नहीं, अच्छे से फिनिश कर पाएंगे कि नहीं। जब हम ये तीन चीजें परफॉर्म करेंगे कि हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर प्लेस करेंगे, फिर कंसोलिडेट करेंगे, फिर फिनिश करेंगे, तभी तो स्मूथनेस आएगी। अब वो जो स्मूथनेस होती है, अगर आप किसी रफ रोड में जाएंगे तो आपको कितना ज्यादा एक्सर्शन होता है, लेकिन आप वही स्मूथ रोड में ड्राइव करते हैं, आपको ड्राइविंग सपोज पसंद होती है, तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। ओके, आपको बहुत सुकून मिलता है उस रोड में ड्राइव करने में। कभी कभी आपके भी एरिया में कोई ना कोई ऐसी रोड होगी जिसमें आप चलते होंगे और बोलते होंगे मुझे ये रोड बहुत अच्छी लगती है। सिमिलरली है हनी कॉम्बिंग, ठीक है। हनी कॉम्बिंग, ये अगर हमें कंक्रीट का स्लम टेस्ट, जब हम वर्केबिलिटी टेस्ट करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि हनी कॉम्बिंग, तो ये कंक्रीट जो है वो कहीं उसमें वाटरलेस तो नहीं हो गया है, कहीं हनी कॉम्बिंग तो नहीं आ पाएगा या सेग्रीगेशन तो नहीं हो पाएगा। जब हम वर्केबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमारे कंक्रीट के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि हमारा जो कंक्रीट मिक्स है वो कैसा है, ठीक है। फिर आता है कंसोलिडेशन, ये भी वर्केबिलिटी के अंदर ही है, सिर्फ हमें उसे मिक्स करना है, प्लेस करना है और कंसोलिडेट भी करना है। ओके, तो जब अच्छे से हम उसे कंसोलिडेट करेंगे तभी हम प्रॉपर फिनिश कर पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारा लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। अगर हमारा कंक्रीट अच्छे से वर्केबल है, अच्छे से वो हार्डेंड हो जा रहा है, तो उसका परफॉर्मेंस बहुत दिन तक अच्छा रहेगा। सिमिलरली ये किससे रिलेटेड है? स्मूथनेस से रिलेटेड है, हनी कॉम्बिंग से रिलेटेड है। अगर ये दो चीजें नहीं आ पाएगी तो हमारा क्या लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस वाला पर्पस पूरा हो पाएगा? नहीं, हमारा लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस वाला पर्पस जो है उस रोड का वो नहीं फुलफिल हो पाएगा। फिर कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, ये ओवरऑल चीजें जो है किस पे डिपेंड करती है? हमारे कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पे। अगर ये सब चीजें अच्छी हुई तो हमारी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी अच्छी है, अदरवाइज वो अच्छी नहीं है। तो जो डिजायर्ड वर्केबिलिटी जो होती है वो हर टाइप के कंक्रीट के लिए सेम नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम स्लम टेस्ट के बारे में, जो वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए जो पहला टेस्ट है। ये फील्ड पे टेस्ट किया जाता है। मैंने रियल लाइफ में जहां कंक्रीट का रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जैसे वहां पे रेडी मिक्स प्लांट से कंक्रीट मिक्स प्रिपेयर होकर आया था, तो वहां पर सबसे पहला जो टेस्ट परफॉर्म हुआ था वो स्लम टेस्ट परफॉर्म हुआ था, ठीक है। तो ये आपके जो डायमेंशन है स्लम टेस्ट के, ये आपसे एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो अपर डायमीटर होता है 10 सेंटीमीटर, बॉटम डायमीटर होता है 20 सेंटीमीटर, इसकी हाइट होती है 30 सेंटीमीटर। इवन ये जो टैंपिंग रॉड है इसकी भी आप लेंथ याद रख लीजिए, इसकी लेंथ होती है 60 सेंटीमीटर और डायमीटर होता है 16 mm। ओके, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। इस जब हम स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं, आगे मैं बताऊंगी कैसे करते हैं, तो इस तरीके से जब स्लम रहता है या कंक्रीट इस तरीके से रहता है उसे ट्रू स्लम बोलते हैं। अगर कंक्रीट इस तरीके से सबसाइड हो जाता है तो हम उसे शियर स्लम बोलते हैं, और इस तरीके से अगर वो कोलैप्स हो जाता है तो हम उसे कोलैप्सिबल स्लम बोलते हैं। ओके, देखिए ये मैं रियल फील्ड में जैसे ही कंक्रीट प्रिपेयर होकर आया था, ये फील्ड में ये स्लम टेस्ट परफॉर्म हो रहा था। होता क्या है, ये एक बेस प्लेट होती है, ये एक कोन होता है, इसमें हम कंक्रीट 4 लेयर्स में 25 टाइम्स टैंपिंग कर करके कॉम्पैक्ट करके फिल करते हैं। फिर हम ये जो कोन है ये दोनों हाथ से पकड़ के इस कोन को उठाते हैं। तो हम जैसे उठाते हैं हमें एक कंक्रीट का शेप मिलते जाता है। आगे हम देखते हैं, अगर वो जो शेप है, अभी मैं आपको बताती हूँ, जो शेप है अगर इस तरीके से आता है तो वो होता है ट्रू स्लम, ट्रू स्लम होता है। ओके, अगर हम जैसे उसे उठाए कोन को, उस कंक्रीट कोन को, तो स्लम कोन को सॉरी, तो अगर जो कंक्रीट है उसके अंदर डला हुआ वो इस तरीके से फेल हो जाता है, सबसाइड हो जाता है, इनका कंक्रीट सपोज गिर जाता है तो हम इसे बोलते हैं शियर स्लम। ओके, और अगर वो इस तरीके से कोलैप्स हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं कोलैप्सिबल स्लम। अब हम इससे मेजर कैसे करते हैं स्लम को? जो हमारा कंक्रीट सपोज जिस भी पोजीशन में है, तो हम लेवल डिफरेंस निकालते हैं स्लम कोन का, ये जो स्लम कोन है वो, और जो सबसिडेंस कंक्रीट है इसके बीच का हम ये हाइट जो है वो मेजर करते हैं mm में। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन कभी पूछता है कि स्लम जो है किस में मेजर करते हैं, हम mm में मेजर करते हैं। तो ये जो है डिस्टेंस है ये हमें इसकी वर्केबिलिटी शो करता है। ओके, फील्ड में सिमिलरली जो मैंने आपको बताया
जस्ट अ मिनट। सो जो फील्ड में मैं जो बता रही थी यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा था, ये मोल्ड्स लगे हुए हैं, आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये मोल्ड्स लगे हुए हैं। तो वहां पर स्लम टेस्ट के साथ साथ ये क्यूब्स और ये जो बीम है ये भी हम प्रिपेयर करते हैं, फिर हम इसे लेबोरेटरी में ले जाकर टेस्ट करते हैं। तो ये सब काम होता है क्वालिटी इंजीनियर का। इससे पहले जो मैंने टॉपिक कवर किया है वो इजी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेस टेस्ट, जितने भी टेस्ट होता है हार्ड एंड कंक्रीट पे, वो कवर किया है। आप तो जरूर देखें टेस्ट ऑन हार्ड एंड कंक्रीट। उसमें भी मैंने जो प्रीवियसली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है आरआरबी जेईई में, और भी जो टेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने कवर किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया, ये ट्रू स्लम्प है, ये ट्रू स्लम्प है, ये शेयर स्लम्प है, ये कोलैप्सिबल स्लम्प है। इस तरीके से हम स्लम्प को मेजर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। तो ये स्लम्प कोन टेस्ट है, ये जो है सुटेबल फॉर ओनली मीडियम वर्केबल कंक्रीट। और ये जो स्लम्प, देखिए आगे पढ़ते हैं, स्लम्प कोन इज नॉट सुटेबल फॉर वेरी लो वर्केबिलिटी एंड वेरी हाई वर्केबिलिटी। जब दोनों वेरी हाई और वेरी लो वर्केबिलिटी रहती है ना, तो हम स्लम्प कोन से हमारा पर्पस जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो आईएस कोड ने हमें बताया है फॉर वेरी लो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट compacting factor test is suggested by IS 456-2000, okay, and for very high workability of concrete, बहुत ज्यादा वर्केबल है तो float test is suggested by IS 456। तो हमारा जो आगे का टेस्ट है वो क्यों रोल में आया? हम तो स्लम कोन से ही पता करके बता सकते थे कि हमारा कंक्रीट वर्केबल है या नहीं है। तो स्लम कोन टेस्ट से हमारा उतने अच्छे से पर्पस वर्केबिलिटी चेक करने का पूरा नहीं हो पाता, इसलिए हमारे रोल में आया क्या? कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। ये होता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। इसमें ये होता है कि हम कंक्रीट मिक्सर प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पर फिल करते हैं, और फिर हम कुछ जब ये अच्छे से फिल हो जाता है तो यहाँ से इसके जो बॉटम में एक लॉक होता है उसे ओपन कर देते हैं, तो कंक्रीट इसमें फिल हो जाता है। फिर हम जैसे ही इसमें फिल होना स्टार्ट होता है, यहाँ के भी लॉक को खोल देते हैं, फिर यहाँ पर वो जो है कंक्रीट फिल हो जाता है। फिर हम उसे वेट करके मेजर कर लेते हैं इस मोल्ड के साथ, उसका वेट कितना आ रहा है। तो इस तरीके से कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हम करते हैं। अब होता क्या है, जो मोल्ड में फिल हो जाता है जिसका हम वेट करते हैं, सिमिलरली उसी मिक्सचर को हम वापस निकालते हैं और इसी मोल्ड में अच्छे से कॉम्पैक्ट करके भरते हैं। ओके, तो ये हमारे कंक्रीट का क्या बताता है, ये कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, कि हमारा डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन कितना है उस मिक्सचर का, कंक्रीट मिक्सचर का जो हमने बनाया है। ओके, जो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है वो एज पर IS 1999 के अकॉर्डिंग करते हैं। ये क्या बताता है, ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है कि क्या होता है, रेशियो ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टू द वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ठीक है, पेपर में हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये ऑप्शन को ऊपर नीचे कर देता है, तो आपको क्या याद रखना है, पार्शियली कॉम्पैक्टेड टू फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का ये रेशियो आता है। ओके, फिर लो वर्केबल कंक्रीट यूज्ड कहां होता है? कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट तो हम यूज कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? लो वर्केबल कंक्रीट के लिए ना, तो वो यूज्ड इन मास कंक्रीटिंग, जहां मास कंक्रीटिंग होती है वहां होता है। उसका रीजन क्या है? रीजन बिहाइंड यूजिंग लो वर्केबल कंक्रीट इज टू मिनिमाइज थर्मल स्ट्रेसेस। ओके, हमारा वर्केबिलिटी का मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्या रोल होता है कि मिक्स्ड भी करना, प्लेस भी करना, उसको कंसोलिडेट भी करना, फिनिश भी करना। तो जो कॉम्पैक्शन है अच्छे से होगा या नहीं होगा, उस कितने अच्छे से कॉम्पैक्ट हो पा रहा है, वो इस टेस्ट के थ्रू पता चलता है। फिर आगे पढ़ते हैं। मैंने बताया यूज टू मेजर डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन फॉर अ गिवन कंक्रीट मिक्स। However, this test is more precise as compared to slump test. It is a dynamic test providing more information about concrete की compactability के बारे में बताता है। अभी डायनेमिक टेस्ट क्यों है? क्योंकि हम कंक्रीट को जो है उसका लॉक ओपन करते हैं, फिर वो मूवेबल होता है। जिस तरीके से हम कंक्रीट को फील्ड में मूव करते हैं, मिक्स करते हैं, एक प्लेस से दूसरी जगह ले जाते हैं, इस वजह से ये टेस्ट जो है वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। ओके, दिस टेस्ट इज ऑल्सो gives the workability of concrete indirectly. ये मेजरली क्या बताता है? मेनली डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, और ये प्रिसाइज है क्योंकि हम इसमें डायनेमिक टेस्ट है, ये
कंक्रीट जो है मोशन में आता है। फिर आता है वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। हाँ, तो इसमें क्या बोल रहा है कि रिलेटिव एफर्ट लीड बाय कंक्रीट टू चेंज फ्रॉम वन डेफिनेट शेप टू अनदर डेफिनेट शेप बाय कंडक्टिंग वाइब्रेशन। दिस एफर्ट इज नोन एज अ रीमोल्डिंग एफर्ट एंड इट इज मेजर्ड इन टी सेकेंड, और इसे मतलब सेकेंड्स में टाइम को मेजर करता है और इसे ही हम बोलते हैं वीबी सेकेंड्स। तो होता क्या है इसमें कि हम इसमें कंक्रीट प्लेस करते हैं और फिर हम थोड़ी देर बाद इस कोन को हटाने के बाद क्या करता है, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है। तो वो कंक्रीट कितने देर में अपना शेप को चेंज कर देता है वो हम इसमें देखते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यूज है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। हमें ये सब हमारा मार्क्स रिड्यूस कर देती है, हमारा समय भी थोड़ा ले लेती है अगर हमें ये चीजें अच्छे से नहीं पता होती तो। कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना होता है, अगर वेरी लो है, उसकी वर्केबिलिटी लो है तो 0.78 होता है, ठीक है। फिर लो है तो 0.85, मीडियम है तो 0.92, हाई है तो उसकी वर्केबिलिटी का जो कॉम्पैक्शन फैक्टर है वो ज्यादा है। सिमिलरली जो स्लम्प की वैल्यू है, वेरी लो के लिए 0.0 से 25 mm तक होती है, लो के लिए 25 से 50 mm होती है, मीडियम के लिए 50 से 100 mm होती है और हाई के लिए 100 से 75 mm होती है। जैसे ये कंक्रीट ऐसे कोलैप्स हो गया, फिर कंक्रीट कोन सपोज यहाँ पर है ऐसे, तो ये जो है वैल्यू ज्यादा वर्केबल होगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है ऐसे बढ़ते जाती है। ओके, और ये वीबी जो टेस्ट करते हैं उससे जो वैल्यू आई है ये वो है, आपको ये अच्छे से पता होनी चाहिए। इसमें जस्ट अपोजिट है, ठीक है। अब इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी रिसेंट में एसएससी जेईई का जो एग्जाम हुआ है 2020 का 21 में 23rd ऑफ मार्च 2021 को, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इस वर्केबिलिटी से एसएससी जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है 30 मार्क्स का। फिर आता है कैली बॉल टेस्ट। ये एक फील्ड टेस्ट है, वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द वर्केबिलिटी इन रियल टाइम। ओके, उस टाइम पे इट इज जस्टिफाइड दैट कैली बॉल टेस्ट परफॉर्म फास्टर एंड प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट विद ग्रेट प्रिसीजन देन स्लम्प टेस्ट। ये फील्ड में परफॉर्म किया जाता है। ओके, कैली बॉल नाम के जो इंजीनियर थे उन्होंने ये टेस्ट के बारे में दिया और इस टेस्ट को परफॉर्म किया। फिर आता है फ्लो टेबल टेस्ट। नेम जैसे बता रहा है, एज अ नेम सजेस्ट, इन दिस टेस्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड बाय एग्जामाइन। ओके, एग्जामाइन करेंगे उसकी फ्लोइंग प्रॉपर्टी, वो किस तरीके से फ्लो कर रहा है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ये आईएस कोड में टेबल में गिवन है, देखिए C 7.7.1.1 मैंने बोला ना चैप्टर 7 में दिया हुआ है वर्केबिलिटी के बारे में आईएस कोड के। तो इसमें क्या हुआ है कि हमें किस केस में कैसे स्लम्प वैल्यू रखनी चाहिए और हमारी वर्केबिलिटी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। आपको ये टेबल याद होना चाहिए, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछता ही है। ओके, तो आप ये टेबल जाके जरूर देखें। इसमें लिखा हुआ है कि आपका सपोज हैवली रेनफोर्स सेक्शन है, स्लैब है, बीम है, वॉल है, कॉलम है, तो आपकी वर्केबिलिटी मीडियम रहनी चाहिए और उसकी वैल्यू जो है 50 से 100 mm के बीच में रहनी ही चाहिए। ओके, सिमिलरली अगर कोई ट्रेंच है, हम उसे फील कर रहे हैं, ओके, तो उसमें हमारी वर्केबिलिटी जो है हाई होनी चाहिए और 100 से 150 के बीच में होना चाहिए। यहां से एक क्वेश्चन पूछता है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले बताया कि एसएससी जेईई 2020 के एग्जाम में आया हुआ है। ऐसा कॉम्पैक्शन फैक्टर इंक्रीज, स्लम्प डिक्रीज हमने पढ़ा है। देखिए यहाँ पर जैसे कॉम्पैक्शन फैक्टर इंक्रीज होते जा रहा है, वैल्यू इसकी बढ़ते जा रही है 0.78, 8592, वैसे स्लम्प की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, रिड्यूस नहीं हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर कि जैसे जैसे ऐसा कॉम्पैक्शन फैक्टर इंक्रीज स्लम्प भी इंक्रीज होता है। तो पहले स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्लम्प टेस्ट हेल्प इन क्वालिटेटिवली अंडरस्टैंड द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। सेटिंग टाइम से कोई लेना देना नहीं होता है स्लम्प टेस्ट का। हम कितने अच्छे से प्लेस कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, उससे लेना देना होता है हमें। तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों स्टेटमेंट
रॉन्ग है। तो इसका आंसर यही आएगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ओके, ये हमारा आंसर है। तो ये जो हमारा पैटर्न चेंज हुआ है, जैसा मैंने अपने थंबनेल में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है ये इस तरीके के क्वेश्चन अब एग्जाम में आने लगे हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में और सेंटेंस के फॉर्म में। सिमिलरली, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट? तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जो है आएगा एंगुलर जो रहते हैं उससे हमारी वर्केबिलिटी जो है वो रिड्यूस होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया स्टेटमेंट के फॉर्म में आने लगे हैं आजकल क्वेश्चन, आपको इस तरीके से दिया होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ओके, चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि जो मटेरियल प्रीफर्ड फॉर मास कंक्रीट आर पोर्टलैंड सीमेंट विथ लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, पोजोलाना एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर एडमिशन कूलेंट, ये करेक्ट है। ओके, जो मास कंक्रीट है उसके लिए पोर्टलैंड सीमेंट यूज करते हैं विद लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, पोजोलाना, ये सब सही है। आगे पढ़ते हैं। स्लम्प ऑफ मास कंक्रीट शैल बी सेम और मोर देन द ऑर्डिनरी कंक्रीट। तो जो स्लम्प होता है, ओके, जो स्लम्प होता है मास कंक्रीट के लिए, आपने देखा है ना डिफरेंट कंक्रीट्स के लिए हमें डिफरेंट वैल्यू गिवन है वहां पर कि ऑर्डिनरी है, अगर बीम बनाना है, स्लैब बनाना है, उसके लिए हमें अलग वैल्यू गिवन है, ट्रेंच के लिए हमें अलग गिवन है। तो यहाँ पर सेम और मोर देन नहीं होती है, ठीक है। मास कंक्रीट का आप देखना उस टेबल में जाके, मास कंक्रीट के बारे में वहां पे स्पेसिफाई किया गया है। अब आते हैं नीचे, ओके, मतलब थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। कंक्रीट विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो correctly consolidate and properly cured provides durability to mass concrete work. Okay, तो कंक्रीट विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो, जितना ज्यादा कम वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा उतनी अच्छी स्ट्रेंथ आती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये 1 और 3 सही है, मतलब ये और ये सही है। जो स्लम्प ऑफ मास कंक्रीट शैल बी सेम नहीं होता है, ना ही ज्यादा होता है, वो उससे कम होता है। इस तरीके से आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। ओके, फिर इस क्वेश्चन को देख, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्केबिलिटी मेजरमेंट टेस्ट ऑफ कंक्रीट? हम स्लम्प कौन से भी मेजर करते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर से भी करते हैं, वीबी टेस्ट से भी करते हैं, बॉल पेनिट्रेशन टेस्ट भी करते हैं, बस हम ये फ्लोट टाइम बाय मार्स कोड ये परफॉर्म नहीं करते हैं। ये मैंने बताया आपको इससे पहले के क्वेश्चन में कि डिफरेंट कंक्रीट मिक्स के लिए डिफरेंट क्या बोलते हैं वैल्यूज हमें दी गई है। ओके, स्लम्प की वैल्यू, तो इसे अच्छे से पढ़िए। अगेन द रिकमेंडेड स्लम्प इन mm फॉर इन सीटू पाइलिंग, उसके लिए हम यूज करते हैं 100 to 150 mm। तो आपको टेबल याद रहना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन है, ये जो है वो सिलेंडर, ओके, जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर ऑपरेटर्स होता है उसके डायमेंशंस के बारे में पूछा है। अकॉर्डिंग टू IS कोड 515 द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द लोअर हॉपर टू द टॉप ऑफ सिलेंडर इन कॉम्पैक्टिंग फैक्टर ऑपरेटर्स जो होता है 20 सेंटीमीटर होता है। ओके, आपको ये जो कॉम्पैक्शन फैक्टर है उसके भी पूरे डायमेंशंस पता होना चाहिए। ओके, ये एक और क्वेश्चन है। स्लम्प वैल्यू यूज्ड इन आरसीसी वर्क फॉर बीम एंड स्लैब, बीम और स्लैब के लिए कितना होना चाहिए? 50 to 100 होना चाहिए। और इससे पहले हमने देखा था पाइलिंग के लिए कितना चाहिए था? 100 to 150 चाहिए था। अब इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एज अ स्लम्प इंक्रीज कॉम्पैक्टर फैक्टर इंक्रीज, और स्टेटमेंट 2 बोलता है एज अ स्लम्प इंक्रीज वीबी टाइम इंक्रीज। तो आप ये स्टेटमेंट्स के ये ऑप्शन को पढ़िए और ये मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन है। ओके, इससे पहले जो मैंने स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और जितने भी हार्डन कंक्रीट पे जो टेस्ट होते हैं उसके बारे में प्रीवियस वीडियो उस पे ही दिया है, तो आप उससे जाके जरूर देखें। ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे दिखा तो मैंने इसे ऐड कर लिया है। ओके, what must be the height of cylindrical sample for split tensile strength of stone if diameter is 50
50 mm, तो उसका हाइट जो होगा 100 mm होगा। ये भी अभी रिसेंट में एसएससी जेई 2020 के एग्जाम जो 23 मार्च 21 को हुआ है उस पर आया क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।